हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। एक बार जरूर अपने अपने तैयारी के बारे में बताइएगा। और जिन बच्चों की तैयारी बेहतर चल रही है वो कोशिश करें कि अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं, और जिनकी नहीं अच्छी चल रही है उनको तो एकदम समझिए कि उनको सीरियसली रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के लिए जो लेकर आए वो चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे अगर क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में तो इस चैप्टर से जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमें पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है तो हम क्यों ना उसको बेहतर तरीके से पढ़ ले। तो इसमें जितने भी VVI सब्जेक्टिव होगा यानी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सारा के सारा जो है आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। कहीं भी आपको कोई और चैनल पे पढ़ने की या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो एक पेन और एक कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जब समझाएं, जिस टाइम हम समझा रहे होते उस टाइम आपको चुपचाप देखना है। लेकिन जैसे ही हम समझा कर उसको इंड कर देते हैं तब वह क्वेश्चन को आप वहीं पर वीडियो रोककर कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा एक बार में, क्योंकि एक बार में इंसान किसी भी पाठ को पढ़ता है तो उसका 1/10 ही याद होता है। अगर 100 का 100 आपको याद करना है तो कम से कम किसी भी चैप्टर को 10 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपको तो 100 में 100 पढ़ना होगा, तो उसके लिए कम से कम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो 5 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि किसी 4 यौन संचारित रोगों का नाम बताइए और उनके कारक यानी रोगाणुओं के साथ उसे लिखिए। मतलब कि 4 यौन संचारित जो कि आप रिलेशन बनाने के बाद वो रोग जो है ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब हम लोग कई रोग के नाम जानते हैं कि जो कि यौन संचारित है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है सुजाक। सुजाक यह रोग जो है जीवाणुओं द्वारा फैलता है। इसका रोगाणु क्या है बाबू? तो जीवाणु है ना। इसका रोगाणु क्या है? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा। सुजाक रोग जो है नाइसेरिया मोनेरिया नामक जीवाणु, इस जीवाणु का भी नाम क्या दे दिया? तो नाइसेरिया मोनेरिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है छिपे हुए रहते हैं। जैसे आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, तो उसमें नाम ये इसका आ जाएगा। फिर पूछेगा कि जो सुजाक नामक बीमारी है वो कौन से जीवाणु से होता है, तो वहां पर आपका जो है नाइसेरिया गोनेरिया का नाम जो है याद रहेगा, तब आप सही आंसर दे पाइएगा। दूसरा में देखिए, यहाँ पर दूसरा में लिखा हुआ है सिफिलिस। ये तो बड़ा ही प्रचलित नाम है। आप लोग इसका जो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया था कि जो सिफिलिस है वो एक प्रकार से यौन संचारित रोग है। और सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है। इनमें सिफिलिस रोग जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम, मतलब जो पेलिडम होता है, ट्रेपोनेमा पेलिडम होता है, इस जीवाणु के द्वारा, ये इस बैक्टीरिया का नाम जो याद रख लीजिएगा कि क्या होगा? ट्रेपोनेमा पेलिडम। देखिए, रोग के साथ साथ उसका बैक्टीरिया का नाम यानी जीवाणु जो भी उसका कारक है, जो भी उसका रोगाणु होता है, उसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। फिर है अगला में एड्स। ये तो बड़ा ही प्रचलित नाम है एड्स। ये HIV नामक एक वायरस होता है बाबू, उसी के वजह से यह रोग जो है पनपता है। तो एड्स विषाणुओं द्वारा होता है, जबकि हम ये दोनों सुजाक और सिफिलिस जो पढ़े थे वो जो था वो जीवाणु से हो रहा था। यहाँ पर एड्स जो है विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता है। जो हमारे पास जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारे बॉडी में, उसी को यह ले दे के बैठ जाता है, एकदम तहस नहस कर देता है। ठीक है, एड्स HIV नामक विषाणु के कारण होता है, यानी कि HIV नामक विषाणु इसका जो है रोगाणु है। ठीक है, अगला में है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी यह भी एक विषाणु जनित रोग है, मतलब कि वायरस से ही होता है। ठीक है, और यह जो है HBV नामक जो है वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा पनपता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम तोड़ तोड़ कर इस क्वेश्चन से पूछेगा, है ना। तो इसको क्यों ना एकदम लाइन वाइज लाइन याद कर लीजिएगा। जैसे ही आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है, दे दिया सुजाक है, एड्स है, हेपेटाइटिस और मलेरिया, तो ऐसे अगर देता है तो आप उसमें भी आप अपना नंबर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपको तो पहले से पता रहेगा कि ये सब जो है यौन संचारित है, बाकी जो है संक्रामक बीमारी, मतलब जो भी जैसा भी बीमारी ऑप्शन में दे वो रहेगा। ठीक है, चलिए।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांध्यता पर संक्षिप्त विवरण। बांध्यता क्या होता है ना, इससे लोग मतलब कि क्यों करते हैं या फिर इसकी क्या जरूरत होती है। संतानों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए, जो संतान की उत्पत्ति जो शिशु को पैदा करते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए सर्जिकल विधि द्वारा पुरुष में नसबंदी किया जाता है। ठीक है, पुरुष तथा स्त्री में स्त्री नसबंदी, पुरुष में पुरुष नसबंदी और स्त्री में स्त्री नसबंदी, जिसको जो है ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको वेक्टोमी कहते हैं और इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर स्त्री में वो नसबंदी किया जा रहा है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जबकि पुरुष में किया जाएगा तो उसको वेक्टोमी कहेंगे। ठीक है, चलिए, वेक्टोमी की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे बंध्याकरण भी कहा जाता है। ठीक है, नर में नसबंदी के शुक्रवाहिका नली को काटकर, जो शुक्रवाहिका नली रहता है नर में जहां से शुक्राणु निकलता है, ठीक है, तो शुक्रवाहिका नली को काटकर बांध दिया जाता है। मतलब जो उसका नाली रहता है, जैसे दो पाइप नुमा संरचना ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर नाली को उसको काट कर बांध दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर न निकल पाए। ठीक है, इसमें शुक्राणुओं का प्रवाह स्त्री की योनि में नहीं हो पाता। जब उसका रास्ता ही बंद कर दिया जाएगा तो शुक्राणु कहाँ से निकलेगा। मादा में फैलोपियन नालिका को काट कर बांध दिया जाता है। जो मादा में फैलोपियन नालिका होती है, इस प्रकार से आपको जो फैलोपियन नालिका दो साइड रहता है, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो जो फैलोपियन नालिका रहता है उसको काट कर और काटने के बाद जो है उसको बांध दिया जाता है ताकि वहां से जो है अंडाणु न निकल पाए। क्योंकि आप लोग को तो पता होगा कि अंडाणु कहाँ से निकलता है, तो फैलोपियन नालिका से। ठीक, चलिए, ताकि शुक्राणु जो है अंडाणु से संचित ना हो पाए, मतलब निषेचन की प्रक्रिया ना कर पाए। मान लिया जाए, जैसे देखो, दोनों में से नर या मादा, दोनों में से एक भी अगर करवा लेते हैं नसबंदी, तो फिर जनन की प्रक्रिया जो है वो कम हो पाएगा, यानी कि बंध्यता सही पूर्वक हो जाएगा। रीजन यह है कि यदि जब तक यहाँ दोनों युग्मक नहीं मिलेंगे तब तक निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो जायगोट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार संतान की उत्पत्ति जो है वो नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण हेतु, है ना, गर्भ निरोधन की विधि, जो विभिन्न विधियां होती है उसमें विवेचना करने को बोल रहा है ना। जनसंख्या, वही क्वेश्चन ये भी है, वह जो क्वेश्चन इसके पहले हम लोग किए सेम वही क्वेश्चन ये भी है, बस इसका लैंग्वेज थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। ये भी वही बात को बोल रहा है कि कैसे होता है, तो या तो नसबंदी करवाएंगे या किसी प्रकार की हम मेडिसिन खाकर भी उसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है। यह जो है क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन व, है ना, प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन जो है उसका संगठन होता है। ठीक है, यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है। जो प्रोजेस्टेरोन का गठन होता है ना, तो उसमें एक गोलियां मिलता है। ठीक है, वो गोली कम से कम मादा यानी कि फीमेल के द्वारा 21 दिन तक लेना पड़ेगा, ली जाती है, तथा शेष 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है, मतलब कि छोड़ छोड़ कर आप खा सकते हैं। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है, भूलना नहीं। अगर भूल जाइएगा तो आपकी जो ये जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जो गर्भ निरोधन आप करने वाले हैं वो सही नहीं हो पाएगा। तो भूलना नहीं है, बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर में बढ़ा देती है। ये दोनों हार्मोन को क्या करती है, शरीर में बढ़ा देती है, जिससे आवर्त में चक्र प्रक्रिया जो है वो प्रभाव पड़ता है। मतलब कि जो उसका प्रभाव जो है आवर्त चक्र होता है उसमें प्रभाव आता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे देखो उदाहरण में दवाई का नाम है सहेली, फिर है माला डी, ये सब दवाई है जो कि आपको लगातार 21 दिन खाना पड़ेगा, वो भी बिना भूले हुए, और फिर जो है आप अंतराल बीच करके खा सकते हैं। लेकिन इसको नियमित ढंग से कीजिएगा तभी आपका जो है गर्भ निरोधन की प्रक्रिया जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद अगला है परख नली शिशु किसे कहते हैं, है ना। शिशुओं में परख नली शिशु क्या होता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो परख नली शिशु में इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन स्त्री के शरीर से बाहर किसी पात्र में होता है। क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए किसी स्त्री में शारीरिक प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उस
उस दौरान क्या होता है कि अंडा जैसे अंदर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए क्या करता है कि स्त्री से अंडाणु को बाहर निकाल लेता है और पुरुष से जो है स्पर्म को बाहर निकाल लेता है, और उसे जो है कि उस मतलब किसी प्रकार के एक प्रखनली होता है और एक मतलब कि कह सकते हैं उसको एक पात्र यानी बर्तन जो भी हो, उसमें जो है जिस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में उसको वातावरण मिलता है, उसे उसी प्रकार से उस पात्र में भी दिया जाता है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो जाए। तो मादा के शरीर में न होकर बाहर शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकालकर निषेचन की प्रक्रिया जो है वो की जाती है, शरीर से बाहर निकालकर किसी पात्र में होता है। इस तकनीक द्वारा उत्पन्न संतति परख नली शिशु कहलाती है। जब हम ऐसा करते हैं, जब जब निषेचन कर लेता है, ठीक है, निषेचन के बाद जो है गर्भाशय में ले जाकर सीधे रख देता है, जो मतलब निषेचन के बाद जो जायगोट बनता है उसको सीधे कहाँ रख देता है, गर्भाशय में रख देता है। गर्भाशय में दिक्कत नहीं होता है कोई भी स्त्री को, तो वहां रख देता है, वहां शिशु आराम से प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलने लगता है। तो इस प्रकार के ऐसा जब प्रक्रिया पूरा होता है, उसके बाद जो शिशु जन्मता है उसी को हम लोग परखनली शिशु के नाम से जानते हैं। ठीक है, दाता स्त्री अथवा पुरुष है ना, स्त्री अथवा पुरुष अथवा अंडाणु प्राप्त करके उनका परखनली में निषेचन करवाया जाता है। स्त्री या फिर पुरुष का, यानी कि स्त्री का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु, ये दोनों का मिलाकर किसी परखनली में निषेचन करवाया जाता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जायगोट बनकर तैयार होता है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसको कहेंगे परखनली शिशु, किसको कहेंगे? तो वैसा शिशु को कहेंगे जिस शिशु के मतलब कि युग्मनज बनने के समय, यानी कि जायगोट बनने के पहले की जो प्रक्रिया है वो मादा शरीर के अंदर ना होकर किसी बाहरी पात्र में होता है, तब हम उस प्रक्रिया से मतलब कि उत्पन्न संतति को, उत्पन्न संतान को परखनली शिशु कहेंगे। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्यों द्वारा विविध कारणों से, ठीक है, मनुष्यों द्वारा विभिन्न कारणों से अधिक संतान पैदा की जा रही है। कारण बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कारण को तो आप कितना गिनिएगा, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है अधिक संतानों की यानी संतानें पैदा की जा रही हैं, जिसके कारण जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। सही बात है, आज भी अगर देखा जाए तो हमारा बिहार की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा, मतलब जितना नहीं रहना चाहिए उतना है। ठीक है, तो यही वृद्धि हो गई, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब कि जरूरत से ज्यादा जनसंख्या बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जैसे कोई चीज मान लिया जाए, आप लोग देखे होंगे बम नहीं तो कोई ले लीजिए, पटाखे के ले लीजिए, जब पटाखा ज्यादा उसमें टेम्परेचर ज्यादा चल जाता है तो अचानक से अपने आप में फट जाता है, तो हम कहते हैं कि विस्फोट हो गया। मतलब कि जितना उसको चाहिए उससे अधिक उसको टेम्परेचर मिल गया तो क्या हो गया, ब्रह्म से कर गया, है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या कि विस्फोट हो गया। तो वही बात जनसंख्या में कि जितना जनसंख्या चाहिए, कारण चाहे जो भी हो, ठीक है, कारण को यहाँ पर उल्लेख नहीं करना है कि किस कारण से जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन चाहे जिस कारण से जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन जब जनसंख्या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और उस स्थिति जो दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है, तब हम उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बहुत जनसंख्या नहीं रहेगा तब भोजन नहीं मिलेगा, जगह नहीं हमको रहने के लिए मिल पाएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं रहेगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगा सही से। तो ठीक है, तो बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है, जैसे भोजन में कमी, आश्रय रहने के लिए घर नहीं, कपड़े की समस्याएं, बहुत कितनी समस्याओं को आप गिन पाइएगा। बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने से आप अपने नजरिए में देखिएगा कि जिस एरिया का जनसंख्या कम रहेगा उस एरिया ज्यादा सुख सुविधा में अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट कौन से कारण से होता है? जनसंख्या विस्फोट के कारण पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़े क्या कि किसी भी कारण से जितना जरूरत रहता है उससे अधिक जनसंख्या हो जाना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कारण पूछ रहा है कि भाई कारण बताओ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कारण भी बता देंगे, क्या जरूरत है। तो जनसंख्या जो है विस्फोट के प्रमुख कारण निम्नलिखित, जब आप भी आंसर दीजिएगा अपना एग्जाम पेपर में या फिर जो आपका आंसर की रहेगा, आंसर कॉपी रहेगा उसमें, तो इस लाइन को जरूर लिखिएगा, इसको मत भूलिएगा कि जैसे ये जो पूछ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है,
तो आपको यही लाइन को उतार देना है कि जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, मतलब कि नीचे लिखा हुआ। उसके बाद आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब कि नंबर उठेगा। पहला कारण है कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर जो होता है इनमें जो है कमी। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट मतलब कि मृत्यु दर में गिरावट आता है, लोग मरवे नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जो मातृ मतलब माता मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इसमें जो है कमी आता है। तब पहला कारण है, अब जन्म ले लिया बच्चा और मर ही नहीं रहा है तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा है जनन में लोगों की संख्या में वृद्धि। जनन से लोगों में आजकल जो बहुत सारे समुदाय ऐसे, नाम तो नहीं ले सकते हैं, जिस समुदाय में जो है अभी भी जनन करने की क्षमता जो है ना, मतलब कि जनन करने का कोई उसमें लिमिट नहीं, 8 बच्चे 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे पैदा कर रहे हैं। तो इसका ये भी वजह हो सकता है। फिर महिलाओं में अशिक्षित होना। महिला जैसे जब महिला हो या पुरुष अशिक्षित रहेगा तो उसे क्या पता कि हम ज्यादा बच्चा को जन्म देंगे या ज्यादा हमारी जनसंख्या होगा तो हमें गरीबी झेलना पड़ेगा, उन्हें ये समझदारी नहीं होती है। लेकिन जैसे वो शिक्षित रहेगा, अभी के क्या है, अभी के समाज अब शिक्षित हो चुका है। पहले के समाज पूछिएगा अपने दादा दादी से, वो लोग जोड़ा लगवाता था कि जब तक 2 बच्चा नहीं होगा, जैसे बेटा में 2 नहीं होगा तब तक कहता था नहीं अभी और देखो ऐसे। लेकिन अब समाज हमारा सुधर चुका है, अब समाज जो है सीधा बेटा बेटी में भेद विभेद नहीं करता है, सीधे देखता है कि 2 हो गया, 2 संतान हो गए, चलो स्टॉपेज, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, होते जाओ ये वाला प्रक्रिया थी। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार, ये भी कारण है कि पहले क्या था, पहले बहुत सारे कारण से लोग पहले ही मर जाते थे, जनन करने में सक्षम भी नहीं रहते थे तभी वो मर जाते थे, जिसकी वजह से वो जनन कर ही नहीं पाते थे और जनसंख्या नहीं बढ़ पाती थी। अभी जो है स्वास्थ्य और सेवा में सुधार हो गया, सभी लोग जो पैदा हो रहे हैं वो एक बेरा 60-70 साल के बाद ही मर रहे हैं, है ना, तो जिसकी वजह से भी जनसंख्या विस्फोट होने की ज्यादा चांस हो रहा है। परिवार नियोजन तरीकों में पूरी तरह से ना अपना है। परिवार नियोजन यह बताता है कि हमारी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, और परिवार नियोजन का जो तरीका वो नहीं अपनाइएगा, जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कीजिएगा तो जनसंख्या विस्फोट तो ऑब्वियस सी बात है। तो यही सब चीजें जो है जनसंख्या विस्फोट के कारण बनते हैं। अगला पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी पूछ दिया, कोई बात नहीं, उसमें हम आपको तो उसमें बार बार फोकस कर रहे थे कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी घुमा के फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। वही क्वेश्चन को सिर्फ वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया है इसमें। देखिए क्या पूछा, और किसी 4 जो है यौन संचारित रोग का नाम बताइए। 4 जो है यौन संचारित रोग का नाम बताइए, और उनके जो है रोगाणुओं का नाम पूछ रहा है, मतलब कि कौन से उनके कारक क्या है, ठीक है। चलिए पहला ऐसे आप लोग को हम पहले भी बताया कि लिख दीजिएगा कि 4 यौन संचारित रोग निम्नलिखित है। ऑप्शन ए, यानी कि पहला पॉइंट में देकर लिखिएगा एड्स। एड्स जो है HIV नामक वायरस से होता है। कौन सा वायरस है? HIV नामक का एक वायरस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। याद रखिएगा क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। उसके बाद हर्पिस जो है सिप्लेक्स वायरस नामक जो है विषाणु से, ये भी देखिए वायरस से होता है, ये भी वायरस होता है। तो इसमें 2 वायरस से और 2 जो है बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को हम लोग लिखे हैं। तीसरा में है सिप्लिस जो है ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है जिसकी वजह से ये सिप्लिस होता है। उसके बाद है गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया जो है निसेरिया गोनेरी बैक्टीरिया, इसका देखो निसेरिया गोनेरी बैक्टीरिया से होता है। तो इसका देखो याद रखना आसान है, इसका भी लास्ट में देखिए गोनेरिया आ रहा है, यहाँ भी गोनेरिया आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यदि जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो आपको आंसर जो है ऑप्शन से आंसर चुनने में आसान होगा। तो इसको ये भी आइए, इसको एकदम गांठ बांध लीजिएगा, ये चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे एग्जाम में, चाहे तो सब्जेक्टिव में पूछ देगा, चाहे तो ये उठा लेगा या फिर ये उठा ले या ये मतलब या फिर सभे के बोल दे, इसी प्रकार से जैसे ये क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें से ये वो आएगा ही आएगा। इसको बढ़िया से आप लोग जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद है रक्त कार्य बताएं। रक्त कार्य पूछा गया है, रक्त का कार्य,
है ना। क्या होता है, रक्त कार्य एक तरल संयोजी ऊतक है। पूछेगा रक्त क्या है, द्रव है, उत्तक है, तरल संयोजी ऊतक है, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव कर देगा। तो उसमें आपको जब पता रहेगा कि रक्त जो है एक प्रकार से तरल संयोजी ऊतक है, तभी ना आप टिक आउट कर पाइएगा। जिसका पीएच मान जो है 7.4 होता है और ये क्षारीय होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पीएच स्केल जो रहता है बाबू, पीएच स्केल उस 7 के अगर बाद रहा, ठीक है, 7 के बाद रहा तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर रहेगा तो ये क्षार होगा 7 के बाद, और 7 के पहले अगर उसका पीएच मान में उसका वैल्यू आता है तो वो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो जैसे इसका देखिए 7 से थोड़ा सा ज्यादा, जब रक्त को यहाँ पर पीएच स्केल पर डाला तो डालने के बाद जो है यहाँ पर आकर रुका, यानी कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा। तो इसका इसलिए जो है रक्त कैसा होता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि रक्त क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, इनमें से दोनों है, तो वहां पर जो है आपको क्षारीय टिक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, यह वयस्क मानव में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो वयस्क है मतलब कि युवा है और स्वस्थ है, वैसे मानव में 5 से 6 लीटर पूरा बॉडी भर में रक्त यानी ब्लड होता है। ठीक है, रक्त के कार्य क्या होता है बाबू, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यह शरीर के जो शरीर का तापमान है वो बनाए रखता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़िया से बनाए रखता है। ठीक है, रक्त में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, रक्त में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, जिसके वजह से जो शरीर के किसी बाहरी भाग के कट जाने पर रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि वह कौन सा कारक है, वो कौन सा कारक है जिसके वजह से जो है जब हमारा बॉडी में कहीं पर भी कट जाता है तो वो जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ऐसे भी पूछ सकता है कि वो कौन सी विटामिन है, ध्यान से समझिएगा, वह कौन सी विटामिन है जिसके वजह से जो कि हमारे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा आपका के, विटामिन के। ठीक है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। अब जिस ब्लड में फाइब्रिनोजेन नहीं रहेगा, अगर हमारा ब्लड कट जाएगा, सॉरी हाथ कट गया या कोई भी बॉडी का पार्ट कट गया और ब्लड रुक ही नहीं रहा, मतलब कि थका जम ही नहीं रहा, तो रुकेगा कैसे, वो तो बहता जाएगा, तो इसमें हमारी मृत्यु जो है हो सकती है। ठीक है, रक्त में पाए जाने वाला आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल जो होता है आरबीसी, उसमें O2 तथा CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है ना, हृदय पंप करता है, तब क्या होता है कि CO2 जो है, CO2 जो मतलब कि ब्लड का जो गंदा खून रहता है, मतलब पूरा बॉडी में जो गंदा खून रहता है, CO2 जिसमें मिल गया होता है, तो वह जो है CO2 वाला ब्लड जो है हमारा फेफड़े में जाता है, और फिर वह जो है फेफड़े उसको शुद्ध करके रक्त में हृदय में भेजता है, हृदय जो है हृदय में आकर O2 के साथ फिर यह बॉडी में जाता है। तो इस प्रकार से स्थानांतरण होते रहता है। रक्त में पाए जाने वाला WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है रोगों को संक्रमण से बचाता है। रोगों को अगर जैसे रोग हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, तब वहां पर लड़ने का काम कौन करता है, तो WBC रहता है। अगर हमारे बॉडी में WBC ना रहे तो कोई भी बीमारी आकर हमें इफेक्ट पहुंचा सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो जिस बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र अधिक रहेगा वह जो है वैसे लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि संतति नियंत्रण, ठीक है, संतति नियंत्रण के उपाय बताइए। संतति के नियंत्रण कैसे किया जा सकता है ना, किस प्रकार से किया जाता है। तो संतति नियंत्रण के विभिन्न उपाय इस प्रकार से हैं। पहला प्राकृतिक विधि, ठीक है, प्राकृतिक विधि, इसके अंतर्गत मानसिक संयम, मानसिक जो स्थिति है वो संयम तथा मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित रखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो है यह बोल रहा है कि प्राकृतिक विधि में जब मानसिक संयम यानी कि हमारा मन जो है विचलित हो जाता है, या फिर जो मासिक चक्र होता है उस एक निश्चित अवधि में, उसका एक अवधि रहता है, उसमें आप जो है रिलेशन अगर बनाते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन, उसको वर्जित रखना चाहिए। ठीक है, अब है यांत्रिक विधि में क्या होता है कि यांत्रिक संसाधन द्वारा अप्रत्याशित गर्भधारण को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके लिए सशक्त संसाधन उपलब्ध है। पुरुषों के लिए लैटेक्स का जो है बना कॉन्डोम तथा स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार का डायफ्राम या फिर
सर्वाइकल कैप जो है मौजूद रहता है, मतलब कि जिसकी वजह से आप जो है संतति नियंत्रण नहीं कर सकते। एक प्रकार से ये नसबंदी नहीं है, नसबंदी जो आर्टिफिशियल है, लेकिन ये प्राकृतिक और यांत्रिक विधि के बारे में बताया। यह भी नियंत्रण ही, संतति का नहीं, जनसंख्या नियंत्रण ने भी बोल रहा है, लेकिन इसका तरीका है कि पहले नंबर तो आपका जो है मन विचलित होता है, जब हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है तो उसको आपको जो है कंट्रोल में रखना है। दूसरे में जो बहुत सारे ऐसे बने जैकेट बने हुए हैं जिसकी वजह से आप जो है अपना ये जो प्रक्रिया होती है उसे आप रोक सकते हैं। और भी रासायनिक क्रिया क्या होती है, रासायनिक भी विधियां हैं, तो इसमें जो है शुक्राणु नाशक क्रीम, वैसा बहुत सारा क्रीम भी मिलते हैं जिससे आप शुक्राणु ही नाश हो जाएगा, शुक्राणु ही खत्म हो जाएगा तो फिर कहानी खत्म है ना। जेली पेस्ट टाइप के कुछ रहता है, या फिर टैबलेट को संभोग के पूर्व मादा की योनि में जो है लगा दिया जाता है। मतलब कि यह जो है रासायनिक विधियां जो केमिकल इफेक्ट होता है जिसकी वजह से यह भी जो है निषेचन की प्रक्रिया को जो है खत्म करता है, जिससे शुक्राणु अस्खलित होते ही नष्ट हो जाता है, शुक्राणु निकलते ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला सर्जिकल विधि। इसके द्वारा जो है परिवार नियोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाता है, परिवार नियोजन का प्रबंध इसमें लोग अच्छे खासे होते हैं। नर में शल्य क्रिया के द्वारा शुक्र वाहिका को जो है काट कर धागे से बांध दिया जाता है। जो नर में शुक्र वाहिका होता है, जहां से शुक्राणु निकलता है, उसी को काट कर धागे से बांध देता है। तो जब बांध दिया तो फिर निकलने की तो कोई बात ही नहीं रहती है। ठीक है, जिसे पुरुष का नसबंधी कहा जाता है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और यह शल्य क्रिया द्वारा शल्य क्रिया द्वारा भी नसबंदी किया जाता है, मतलब कि स्त्रियों में भी नसबंदी करते हैं। इसमें स्त्रियों के अंडाशय को हटा दिया जाता है, मतलब या तो अंडाशय को हटा देता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में जहां अंडाशय आकर निषेचन की प्रक्रिया को जो है सक्सेस करता है, वहां पर जो है काट कर धागे से बांध देता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार ये सब जो है कारण था जिसकी वजह से क्या है कि वह संतति का नियंत्रण रखा जाता है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि संक्षेप में GIFT, ठीक है, GIFT तकनीक का वर्णन कीजिए कि आखिर GIFT तकनीक होता क्या है। तो कुछ स्त्रियों जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, बहुत सारा बॉडी इफेक्ट रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो नहीं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन निषेचन और धुन जो परिवर्धन के लिए वो उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। देखिए, अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी और जो क्रियाएं होती है, जैसे गर्भाशय में बेबी का पलना या फिर उसको हर जगह से पोषण मिलना, वो सब कुछ होता है, सिर्फ अंडाणु नहीं उत्पन्न करती है। तो जब ऐसा होता मतलब कि वातावरण प्रदान कर सकती है, इनमें अन्य दाता स्त्रियों अंडाणु को लेकर, मतलब कि वैसी स्त्री जिसका अंडाणु, मतलब कि जो अंडाणु उत्पन्न करती है, तो उसका अंडाणु लेकर इसमें जो है फैलोपी नालिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, फैलोपियन जो नालिका होता है उसमें मतलब कि दूसरा का अंडाणु लेकर उसके नालिका में स्थानांतरित कर देता है, एवं दाता पुरुष के शुक्राणु से निषेचन करा दिया जाता है। मतलब कि दूसरा का अंडाणु लेकर किसी दूसरा मादा के जो है फैलोपियन ट्यूब में रख के और फिर जो है शुक्राणु से निषेचन करा दिया जाता है। ठीक है, तो यही चीज जो है GIFT होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कि GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है सारा 10 क्वेश्चन था, 10 टॉप 10 क्वेश्चन है, ये अगर आप पढ़ लीजिएगा और इस चैप्टर से अगर आ जाता है एग्जाम में तो छूटेगा नहीं, क्योंकि जितना हम पढ़ाए हैं उतना से ही आएगा। और क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा, क्वेश्चन जहां तक बनेगा वहीं तक ना। तो जो भी पढ़ाए हैं एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और इसके बाद जो भी आगे का चैप्टर बच रहा है उसको हम लोग जल्द ही पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए सब अपना अपना जो है पढ़ाई को बेहतर बनाइए।